हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 की पुस्तक का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का, उसका अध्याय हम आज 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो इसमें जो बात की गई है उसमें बात की गई है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में, विकास के बारे में और प्रमुख राजस्थानी भाषाएं कौन कौन सी बोलियां हैं उनके बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है इसके बारे में हमें कहाँ उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम राजस्थान क्षेत्र के लिए एक भाषा का प्रयोग किया गया था, मरु भाषा का प्रयोग। तो सर्वप्रथम ये प्रयोग करने वाला था उद्योधन सूरी, जिसने 913 ईस्वी में इसने राजस्थानी भाषा शब्द के लिए प्रयोग किया था। मरु भाषा राजस्थानी प्रदेश की जो भाषा है उसके लिए प्रयोग किया था 913 में उद्योधन सूरी ने। इसका एक ग्रंथ है कुवलय माला में इसने 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया था। उसमें मरु भाषा जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है उसके लिए मरु भाषा का प्रयोग किया था। किसने किया था? उद्योधन सूरी ने किया था। और ग्रंथ का नाम है कुवलय माला और जो इन्होंने लिखी थी 913 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो राजस्थानी भाषा नाम है ये आधुनिक नामकरण किसने किया? तो 1912 में किया था, जॉर्ज अब्राहम लिंकन ने किया था। तो कहाँ पर किया, हमें कैसे पता चलता है कि इसने उस समय राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया होगा राजस्थानी भाषा के लिए, उस राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो हमें पता चलता है इसकी बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी बुक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब राजस्थान की जो भाषाओं का इसने सर्वे किया था उसमें हमें उल्लेख मिलता है कि इसने इस प्रदेश की भाषा के लिए प्रयोग किया था राजस्थानी शब्द का इस प्रदेश की विभिन्न बोलियों को सामूहिक नाम दिया था राजस्थानी। कब किया? 1912 में। तो हम इसमें हमने बात किया कि नामकरण। तो प्राचीन अगर साक्ष्य देखें तो उद्योधन सूरी ने कुवलय माला में जो 913 ईस्वी में इसने लिखा था, इसमें इन्होंने कहा था कि 18 देशी भाषाओं में का उल्लेख किया था, उसमें उन्होंने मरु भाषा का भी प्रयोग किया था। फिर हम बात करें आधुनिक नामकरण, राजस्थानी शब्द जो इस भाषा के लिए प्रयोग किया इन्होंने राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए, तो 1912 में किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और किस में किया था? अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। आगे हम बात करें कि भाषा जो है, भाषा शब्द ये भाषा का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, मतलब भाषा आई कहाँ से, जो राजस्थानी भाषा है। तो प्राचीन काल में एक भाषा चलती थी वैदिक संस्कृत समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। फिर वैदिक संस्कृत की जो जटिलताओं से बचने के लिए फिर एक भाषा चलने लगी लौकिक संस्कृत, नॉर्मल संस्कृत चलने लगी थी। फिर संस्कृत की जटिलताओं दुर्ताओं कम करने के लिए लोक भाषा का उदय हुआ, जिसमें आई पाली की जटिलताओं कम करने के बाद में आई प्राकृत, और प्राकृत के बाद अनेक अपभ्रंश सामने हमें देखने को मिलते हैं। प्राकृत के कठिन होने पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अपभ्रंश हो गया इसका, और इन अपभ्रंशों के फलस्वरूप ही हमारे देश में, भारत जो देश है, इसमें क्या हुआ, अलग अलग अपभ्रंशों के माध्यम से अलग अलग भाषाएं का उदय हुआ। जैसे राजस्थानी भाषा का जो उदय माना जाता है वो माना जाता है मरु गुजरी अपभ्रंश से इसका उद्भव माना जाता है। सर्वाधिक मत इसमें मिलते हैं। बाकी नागर अपभ्रंश है, शोरसेनी अपभ्रंश है, कुछ विद्वान शोरसेनी अपभ्रंश को मानते हैं, कुछ विद्वान नागर अपभ्रंश को मानते हैं, कुछ विद्वान मरु गुजरी अपभ्रंश को राजस्थानी भाषा का उद्भव मानते हैं वहाँ से। लेकिन सर्वाधिक मत दिया गया कि राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ था मरु गुजरी अपभ्रंश से। मरु भाषा राजस्थानी भाषा का भी उद्भव हुआ है, और गुजरात की जो गुजराती भाषा है उसका भी उद्भव माना जाता है मरु गुजरी अपभ्रंश से। क्योंकि राजस्थानी और जो गुजराती है इसका व्याकरणिक समानताएं बहुत मिलती है इसमें देखने को। अब इसमें बात करें, राजस्थानी भाषा का लगभग उद्भव हुआ था 11वीं-12वीं सदी में, राजस्थानी जो भाषा है उसका। लेकिन स्वतंत्र रूप से इस भाषा का उद्भव हुआ था 16वीं शताब्दी तक, इसका उद्भव माना जाता है स्वतंत्र रूप से। फिर हम बात करें राजस्थानी भाषा के लिए जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इसने राजस्थानी भाषा जो राजस्थानी बोली है, राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा था। राजस्थानी नाम तो दिया था इसने इस क्षेत्र की बोलियों को, लेकिन इसने 5 भागों में बांटा था। लेकिन मुख्य रूप से इसने 2 विशाल भागों में बांटा, एक तो पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थान की पूर्वी राजस्थानी। अब पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी आती है? मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, वागड़ी है, डुडाड़ी है। इधर पश्चिमी वाले एरिया में, राजस्थान के पश्चिम वाले एरिया में कौन कौन सी भाषा आती है? तो ये राजस्थान है। तो राजस्थान में माने तो ये राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिम जैसे यहाँ मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गई, वागड़ी हो गई, शेखावटी हो गई, ये क्षेत्र मानता है पश्चिमी राजस्थान में आता है। और पश्चिमी राजस्थानी में इसको माना जाता है मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी, इन बोलियों को पश्चिमी राजस्थानी बोली मानी जाती है।
फिर एक बांटा इन्होंने पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, राठी। तो यहाँ हाड़ौती है, मेवाती है, ढूंढाड़ी है और इधर राठी या अहिरवाटी, इनको बांटा इन्होंने पूर्वी राजस्थानी में। फिर हम आगे बात करें पश्चिमी राजस्थान की जो प्रमुख उपबोलियाँ हैं उनके बारे में, एक एक बोली के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। जैसे मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी है राजस्थानी बोलियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली अगर माने राजस्थान की जो बोली है। पर्याय इसको राजस्थानी से अगर नाम से आया किया जाए, इंकित किया जाए भाई राजस्थानी, तो राजस्थानी का पर्याय समझा जाता है मारवाड़ी को ही। मतलब मारवाड़ी कह दो या राजस्थानी कह दो, बात एक ही है। ज़्यादातर क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है, इसलिए राजस्थानी से अभिप्राय हम यही समझते हैं कि मारवाड़ी बोली जाए। मारवाड़ी कहो या राजस्थानी कहो, एक ही बात मानी जा सकती है। लेकिन फिर भी राजस्थानी क्षेत्र में राजस्थानी बोलियाँ उपबोलियाँ बहुत सारी, तो एक उपबोली महत्वपूर्ण सबसे प्रथम जो बोली मानी जाती है वो है मारवाड़ी। सबसे विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, अधिकतम जो साहित्य सर्जन हुआ है इसी भाषा में हुआ है। राजस्थानी का पर्याय मानी जाती है। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और मारवाड़ का मतलब होता है जोधपुर के आसपास का क्षेत्र को हम कहते हैं मारवाड़। तो जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, पाली है, शेखावाटी है, इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों का कहा जाता है मारवाड़ी। और मारवाड़ी की प्रमुख उपबोली मानी जाती है, एक तो थली है, एक गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली गोडवाड़ी। फिर हम बात करते हैं मेवाड़ी। तो राजस्थान में दूसरे नंबर पर आती है मेवाड़ी। साहित्य सर्जन में मारवाड़ी के बाद दूसरा स्थान आता है मेवाड़ी का। उसके बाद सर्वाधिक साहित्य सर्जन दूसरे नंबर पर हुआ है मेवाड़ी में। मेवाड़ी बोली जाती है मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इनके आस, उदयपुर के आस पड़ोस, चित्तौड़ के आस पड़ोस का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़। तो मेवाड़ी बोली जाती है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में बोली जाती है मेवाड़ी बोली। फिर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों, मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को हम कहते हैं पर्वतीय मेवाड़ी। और मेवाड़ के मैदानी क्षेत्रों में बोलने जाने वाली बोली को हम कहते हैं मेवाड़ी, मैदानी मेवाड़ी। फिर हम बात करते हैं ढूंढाड़ी के बारे में। ढूंढाड़ी बोली, तो ढूंढाड़ी बोली प्राचीन जो ढूंढाड़ प्रदेश है उसमें बोली जाने वाली बोली को हम कहते हैं ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ जो क्षेत्र जयपुर का आसपास का क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़। प्राचीन में इस आमेर राज्य था, फिर इसको जयपुर स्थानांतरित कर दिया राजधानी को, कच्छाओं की राजधानी थी। तो ढूंढ नदी के पास वाला क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया। और यही ढूंढाड़ में आमेर, जयपुर, इसका आस पड़ोस का क्षेत्र जैसे जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू, इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को हम कहते हैं ढूंढाड़ी। इसकी प्रमुख उपबोलियाँ तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल है। इसकी प्रमुख उपबोलियाँ हैं तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। इसकी ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोलियाँ है। और सर्वाधिक इसमें जो प्रयोग किया जाता है एक शब्द है 6 शब्द। और 6 शब्द वैसे गुजराती भाषा का शब्द है, गुजराती का प्रभाव इसमें सबसे सर्वाधिक देखने को मिलता है। 6 शब्द का प्रयोग, 6 शब्द का प्रयोग हाड़ौती में भी किया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? तो हाड़ा राजपूतों ने जिस क्षेत्र को बसाया वो हाड़ौती कहलाता है। और हाड़ौती में बोली जाने वाली बोली कहलाती है हाड़ौती बोली। हाड़ौती में जो क्षेत्र आते हैं वो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये क्षेत्र किस में आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। और इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको हम कहते हैं हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली में भी 6 शब्द का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो 6 शब्द का प्रयोग कर रहा है तो या तो वो ढूंढाड़ क्षेत्र का है या फिर हाड़ौती क्षेत्र का है। फिर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखें, जैसे मेवात, मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली मेवाती। यहाँ मेव जाति का आदि के होने के कारण इस क्षेत्र को कहा गया मेवात। और मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है मेवाती। और मेवात क्षेत्र है अलवर और भरतपुर का। तो मेवात क्षेत्र मेवाती बोली जाती है अलवर भरतपुर में। और मेवाती पर सर्वाधिक प्रभाव अगर देखें तो एक तो हरियाणा का सीमावर्ती है, हरियाणा के पास पड़ता है, इधर हरियाणा पड़ता है, इस कारण इस पर एक तो प्रभाव है हरियाणा का। और इधर ये दूसरी तरफ हम देखें तो यूपी का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, मतलब ब्रज भाषा का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है, ब्रज क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र होने के कारण। फिर आती है एक भाषा बागड़ी। बागड़ी वागड़ क्षेत्र की बोली है। वागड़ आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र हम कहते हैं वागड़। और वागड़ क्षेत्र की बोली को हम कहते हैं वागड़ी। वागड़ क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। और इस पर अगर हम प्रभाव देखें तो प्रभाव इसमें है गुजराती का। गुजरात का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, गुजराती भाषा का प्रभाव इसमें सर्वाधिक देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? बागड़ी या वागड़ी में, जो वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। फिर हम बात करें मालवी। वैसे मालवी अगर हम बात करें तो मालवा क्षेत्र की है, मतलब एमपी के एरिया की, लेकिन एमपी से सटे हुए जो क्षेत्र है राजस्थान के कुछ, तो वहाँ पर भी मालवी बोली जाती है। इसलिए मालवी को हम राजस्थान की उपबोली मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। मौलवी राजस्थान के प्रतापगढ़ में बोली जाती है मालवी। और एक बोली जाती है मध्य प्रदेश के रतलाम और झाबुआ क्षेत्र में। आगे हम बात करें तो इसमें मालवी की जो उपबोली है उनमें आती है रांगड़ी है, निमाड़ी है। ये मालवी भाषा की प्रमुख उपबोली है। फिर हम बात करें उत्तरी विस्तार। और अगर उत्तर में देखें तो शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं राव शेखा द्वारा जो बसाया गया क्षेत्र है उसको हम कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में आता है चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इनका कुछ क्षेत्र आता
तो इस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोली है उसको हम कहते हैं शेखावाटी बोली। फिर हम बात करें भिल्ली, भिल्ली बोली, तो भिल्ली भीलों द्वारा बोली जाने वाली बोली को हम कहते हैं भिल्ली। अब आदिवासी जनजाति भील है, मीणा है, ग्रासी है, इनके द्वारा अलग अलग बोलियों का प्रयोग किया जाता है अपने जनसमूह में। इनकी एक सभी संस्कृति कबीला संस्कृति, पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, इनको कहते हैं हम कबीला संस्कृति में निवास करते हैं। जिन क्षेत्रों में जनजातियां निवास करती हैं उन क्षेत्रों का ही इन पर प्रभाव देखने को मिलता। अलग अलग क्षेत्र की जनजातियां अलग अलग भाषा का प्रयोग करती है, जिसमें भीलों द्वारा बोली का प्रयोग किया जाता है उसको है भिल्ली। वैसे वागड़ी बोली को भिल्ली कहा था। आगे हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में हम बात करेंगे शिलालेखों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ था। तो सर्वप्रथम हमें साहित्य के जो मूल अगर स्रोत मिलते हैं, उत्पत्ति मिलती है, तो हम देखने को मिलती है अभिलेखीय साहित्य। लिखा हुआ साहित्य कहाँ पर लिखा हुआ है? शिलालेखों पर मिलता है, सिक्कों पर मिलता है, और मूरों पर, मोहरे जो मोहरे होती है ना, उन पर हमें देखने को मिलता है राजस्थानी साहित्य। यद्यपि मात्रा में अल्प बहुत कम मिलता है, लेकिन इनका ऐतिहासिक महत्व अधिक है। किसका है? शिलालेखों पर, सिक्कों पर और मोहरों पर जो राजस्थानी साहित्य हमें देखने को मिलता है उसका अत्यधिक महत्व माना गया है। फिर हम बात करें तो जो ये है लोक साहित्य, तो लोक साहित्य अधिक लिखा नहीं गया है, बल्कि ये श्रवण परंपरा के माध्यम से जीवित रखा गया है। लोग आगे से आगे इस साहित्य को बातों मतलब बोली के माध्यम से इसको बढ़ाते गए, आने वाली पीढ़ियों को उनको बोलकर बताया गया था। तो अधिकतर साहित्य लिखा हुआ नहीं है प्राचीन काल का, उसको सिर्फ बोल के ही सजीव रखा गया है। राजस्थानी साहित्य आरंभिक रूप में पत्रों पर उकेरा गया और पीढ़ियों की श्रवण परंपरा से ये सुरक्षित रहा है। कुछ को उकेर दिया गया पत्रों पर और कुछ बचा दो मौखिक परंपरा से आगे बढ़ता आ रहा था। फिर हम बात करें राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन। राजस्थानी साहित्य का अगर हम काल विभाजन देखें तो 4 कालों में इसको बांटा गया। जैसे प्राचीन काल, जिसमें वीर गाथा काल है, मतलब वीरों की गाथाओं का उल्लेख मिलता है, युद्धों का वर्णन अधिक देखने को मिलता है, वह 1050 से 1450 का काल। फिर आता है 1450 से 1650 का काल, ये पूर्व मध्य काल माना जाता है साहित्य का, जिसको हम कहते हैं भक्ति काल। फिर आता है उत्तर मध्य काल, जिसमें श्रृंगार, रीति, नीतिपरक काल, इसमें श्रृंगार की बातें की गई, रीति की बात की गई, नीतिपरक काल, नीति की बात की गई है। 1650 से लेकर 1850 तक, 1650 से लेकर 1850 तक ये माना जाता है, 1650 से 1850 तक ये काल माना जाता है। फिर हम बात करें आधुनिक काल। आधुनिक काल में विविध विषयों विधाओं से युक्त ये काल माना जाता है 1800 ईस्वी से लेकर आज तक का काल। तो राजस्थानी साहित्य का जो काल विभाजन है, एक तो प्राचीन काल है 1050 से 1450 तक, फिर पूर्व मध्य काल है 1450 से 1650 तक, फिर उत्तर मध्य काल है 1650 से 1850 तक, फिर आधुनिक काल है 1850 से आज तक, अद्यतन तक। तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम वीरगाथा काल की। जो प्रारंभिक काल है, प्राचीन काल है 1050 से 1450 ईस्वी के मध्य जो भी साहित्य काम किया गया उनके बारे में। इस समय क्या हुआ, भारत पर जो हमारा है, भारतवर्ष पर निरंतर पश्चिमी देशों दिशा से आक्रमण हो रहे थे। तो इन हमलों में जो राजस्थान के शासकों का निरंतर संघर्ष हमें इन साहित्यों में देखने को मिलता है, और संघर्ष की भावना को बनाए रखना और समाज में वीर नायकों के आदर्श प्रस्तुत करके लोगों में जो संघर्ष की भावना है उसको बनाए रखना इन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य था। इसमें वीर रस का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। तो इसमें हम अगर प्रमुख कृति देखें तो यह है श्रीधर व्यास कृत रणमल छंद, हमें वीरगाथा काल का देखने को मिलता है। फिर आता है वीरगाथा काल के बाद में 1450 से 1650 का काल, पूर्व मध्य काल, जिसमें भक्ति काल का उद्भव हुआ था। इसमें क्या हुआ कि संघर्ष से मुक्ति की चाह थी और इतिहास के लंबे दौर के बाद शांति की खोज तथा साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म प्रचार प्रसार की बातें इसमें इस साहित्य में हमें देखने को मिलती है। यहाँ जन सामान्य की भक्ति की और प्रवृत्ति हमें इन साहित्य में देखने को मिलती है। निर्गुण उपासना पर बल दिया गया है और गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है। सद समाज की परिकल्पना की गई है। इसमें जाति व्यवस्था और भेदभाव का इसमें कड़ा विरोध किया गया है। इसमें कहा गया जात पात पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि का होई। तो ये था भक्ति काल, जिसमें जाति व्यवस्था और भेदभाव का कड़ा विरोध किया गया था। जिसमें अगर हम बात करें भक्ति काल के प्रमुख स्तंभ, तो उस समय संप्रदाय, विभिन्न संप्रदायों की स्थापना हुई, जिसमें जैसे हम रामसनेय संप्रदाय, दादूपंथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, अलकिया संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, इन प्रमुख संप्रदायों की इसमें स्थापना की गई थी। रामसनेय रामचरण जी द्वारा, दादू जी द्वारा दादूपंथी, नाथ संप्रदाय, अलकिया संप्रदाय लालदास जी द्वारा, विष्णु संप्रदाय जाम्बो जी द्वारा, जसनाथ जी द्वारा जसनाथ संप्रदाय की इस समय स्थापना की गई थी 1450-1650 के मध्य। इसमें सगुण भक्ति कवि भी थे जिन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी, जैसे मीराबाई ने लिखी, मीराबाई के पद है,
पृथ्वीराज राठौर ने लिखी वेरी किशन रुक्मणी री ख्यात रुक्मणी री है। माधोदास ददवाड़े ने लिखी राम रासो। ईश्वरदास ने लिखी हरिरस। सयाजी जुल्ला ने लिखी नाग दमन। ये प्रमुख इनकी कृतियां हमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करें तो बात हम कर रहे हैं उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल माना जाता है 1650 से 1850 का काल, जिसमें कला और नीति की बातें इस साहित्य में देखने को मिलती है। यहाँ राजनीति शांति का काल है। शासकों द्वारा कलाकारों और साहित्यकारों को राज्य संरक्षण प्राप्त हुआ और उसके बाद से फिर साहित्यकारों ने यहाँ साहित्य की रचना की। लोक में प्रचलित प्रमुखों का विभिन्न ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया। श्रृंगार की बात की गई। रीति काव्य शास्त्र का तकनीकी विकास किया गया। कवि मंचाराम कृत रघुनाथ रूपक में रीति के बारे में बात मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। नीति के बारे में संबंध परक नीति काव्य की हमें यहाँ जानकारियाँ प्राप्त होती है, जिनमें अगर हम प्रमुख देखें उत्तर मध्यकाल की तो राजयारा सोरठा है, चक्रियारा सोरठा है, भेरियारा सोरठा है, मोतियारा सोरठा है। बाकी कवि मंचाराम द्वारा कृत रघुनाथ रूपक है। ये प्रमुख है उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल की प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। फिर आता है आधुनिक काल, जिसमें 1850 ईस्वी के बाद का जो काल है, आज तक का काल है, ये आता है आधुनिक काल में। तो इसमें प्रेरक मतलब प्रेरित करने वाले बहुत सारे हमारे कवि हुए हैं, जिन्होंने कविताओं के माध्यम से आम जनता को प्रेरित किया था। समाज के सभी वर्गों में नवीन चेतना का संचार करना, क्रांतिकारी विचार लाना इन साहित्यों का प्रमुख उद्देश्य था। स्वतंत्रता की नींव आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने इस चेतना को जगाए रखा, जिसका परिणाम है देश की स्वतंत्रता। मतलब साहित्य के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना, उनको क्रांतिकारी विचार प्रदान करना। अलग अलग इस प्रकार की कविताएं लिखी गई, रचनाएं लिखी गई, जिनको लोग पढ़कर क्या हो रहे थे, स्वतंत्रता की चाह रख रहे थे और उनको लिए प्रेरित हो रहे थे संघर्ष के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। गद्य पद्य की नवीन विधाओं में प्रचुर सामग्री हमें देखने को मिलती है, इसमें सृजन हुआ था। गद्य और पद्य की अलग अलग विधाओं में फिर नई नई विधाएं सामने आई थी। और 1857 का प्रथम संग्राम हुआ था। उस समय मारवाड़ कवि राजा बांकीदास, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने अपनी अलग अलग कविताओं के माध्यम से लोगों को उत्साहित किया था, उनमें क्रांतिकारी विचार भरे थे। तो हमने जो प्रमुख जो राजस्थानी साहित्य है उसका हमने काल विभाजन देखा, वीर गाथा काल, भक्ति काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। वीर गाथा काल में हमने देखा 1050-1450 का है। इसमें विदेशी आक्रमण हुए थे और रक्षा और शौर्य की इनमें हमें पर मुख्य भाव देखने को मिलता है इन रचनाओं में, जिसमें है रणमल का छंद है, वीर से उत्प्रेरित है, श्रीधर कृत, ये रणमल का छंद। फिर आता है भक्ति काल 1450 से 1650। यहाँ संघर्ष से थक गए थे लोग और भक्ति की ओर रुझान कर रहे थे, आध्यात्मिक शांति की भावना लिए हुए इनमें हमें देखने को मिलता है। इन साहित्यों में हमें ये प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें मीराबाई के पद है, वेली किशन रुक्मणी जो है, राम रासो है, ये सारी इसमें हरिरस है, ये सब प्रकार के उस समय की रचनाएं हमें देखने को मिलती। फिर आता है उत्तर मध्य काल 1650 से 1850 का काल, जिसमें राजनीतिक शांति उसमें देखने को मिलती है इन ग्रंथों में। और राजाओं ने विभिन्न साहित्यकारों, कहानीकारों, कथन इनको क्या दिया था, संरक्षण प्रदान किया था और राजाओं के संरक्षण में इन्होंने बहुत शानदार प्रकार का साहित्य लिखा था। जैसे रघुनाथ रूपक है, नीतिपरक शोट हमें देखने को मिलता है, राजयारा शोटारू। आधुनिक काल 1850 से अद्यतन, जिसमें हमें 1860 क्रांति देखने को मिलती है। इसमें जो साहित्य लिखा वो राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रेरित था, स्वतंत्रता के प्रति उसमें लोगों में स्वतंत्रता के प्रति उसमें उत्साह जगाया गया था, क्रांतिकारी विचार इसमें उत्पन्न किए गए थे साहित्यों के माध्यम से। जिसमें बांकीदास है, सूर्यमल मिश्रण है बूंदी के, जोधपुर के बांकीदास है, इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी थी। तो साहित्य का जो कंटिन्यू है, जैसे शारीरिक संघर्ष से फिर भक्ति की ओर गया, फिर भक्ति, सौंदर्य, बौद्धिकता, श्रृंगार, रीतिकाल की ओर गया, उसके बाद राष्ट्रीय जागरण की ओर अग्रसित हुआ था। फिर हम बात करें राजस्थानी जो भाषा है, जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी साहित्य है, इन्होंने अलग अलग शैलियों में, राजस्थानी साहित्य जो है अलग अलग शैलियों में जो साहित्यकार है उनके द्वारा लिखा गया है। जैसे राजस्थान के राज दरबारों के बारे में और इतिहास के बारे में अगर जानकारी मिलती है जिन ग्रंथों में, उन ग्रंथों के आगे उनका नाम दिया गया। जैसे रासो, तो उसमें उस वीर की व्याख्या की गई है, उसके युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। ख्यात है, रूपक है, प्रकाश है, मर्सिया है, इनमें राज दरबार और इतिहास से संबंधित बातें देखने को मिलती है। जबकि वो ग्रंथ जिनमें प्रशासनिक आंकड़े देखने को मिलता है, उस समय के प्रशासनिक आंकड़े, भाई जमीन पर कौन कौन सी प्रकार, कितने प्रकार जमीन थी, कितनी जनसंख्या निवास करती थी, कौन सी सिंचाई के साधन थे, पशुपालन क्या था, कितनी संख्या थी, लोगों की कितनी संख्या, तो इनकी जानकारी जो मिलती है वो हमें मिलती है विगत में। और संत और अध्यात्म
मतलब संतों के बारे में, उनकी वाणियों के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में जानकारी मिलती है। संतों ने जो उपदेश दिए वो मिलते हैं हमें साकी और पर्ची में। जन सामान्य की बातें हमें देखने को मिलती है, तो वो मिलती है वात और सिलोका में। और काव्य और छंदबद्ध जो रचनाएं हैं उनको हम कहते हैं वचनिका, दवावेत, वेली, जमाल, जोलना। तो ये जो राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियाँ हैं, तो इन शैलियों में हम सभी शैलियों की बात करेंगे। एक एक शैली के बारे में इसमें आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे कि रासो क्या होता है, ख्यात क्या होता है, रूपक क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं रासो की। भाई आखिर रासो होता क्या है? तो रासो होता है राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता का उसमें विस्तृत काव्य वर्णन मिलता है, उसको हम कहते हैं रासो। जिस रचना में हमें राजा के बारे में विस्तृत हमें जानकारी मिलती है, उसके युद्धों के बारे में, उसकी वीरता के बारे में, राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता के बारे में जिस ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है उसको हम कहते हैं रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो का है चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो का है चंद्र बरदाई। बिसलदेव रासो का है नरपति, बिसलदेव रासो है नरपति नालय का, उल्टा बोल दिया मैंने। चंद्र बरदाई का है पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी कीर्ति, विजय, युद्धों के बारे में उसमें जानकारी मिलती है। बिसलदेव रासो जो नरपति नालय ने लिखा था, बिसलदेव पर आधारित है। बिसलदेव के युद्धों के बारे में, विजयों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। सगत रासो है गिरधरासिया का, खुमान रासो है दलपत विजय का, और हमीर रासो है जोधराज का। और इसमें एक और देखें तो हम रतन रासो है जो है कुंभकर्ण का। इसमें रतन रासो जो कुंभकर्ण है इसका है रतन रासो, कुंभकर्ण का है रतन रासो। एक मिनट, कुंभकर्ण का है रतन रासो और जोधराज का है हमीर रासो। तो जो हम रासो की चर्चा करें तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब चीज़ें समझ में आ रही है ना? ये जो हम बात कर रहे हैं राजस्थानी साहित्य में, तो हम बात ये रासो की, रासो में हमें राजाओं की कीर्ति, युद्ध, विजय, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है जिन ग्रंथों में, उनको हम कहते हैं रासो। तो उनके नाम के आगे भी रासो लगा, जैसे पृथ्वीराज रासो। तो रासो देखते हैं हमें पता चल जाएगा भाई इस ग्रंथ में क्या है, राजाओं की कीर्ति, युद्ध के बारे में जानकारी है। बिसलदेव रासो है, सगत रासो है, खुमाण रासो है, मीर रासो है। फिर आती है ख्यात। ख्यात क्या होती है? देशी राजाओं द्वारा अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्य के विवरण को सहेजने के हेतु लिखा गया इतिहास क्या कहलाता है? ख्यात कहलाता है। ख्यात में क्या होता है? ख्यात में क्या करता है? राजा जो है खुद अपना एक साहित्यकार नियुक्त करता है और साहित्यकार को अपने सम्मान में, उसकी सफलताओं के बारे में, अपने विशेष कार्यों के बारे में उसको लिखने के लिए कहता है। जैसे दयालदास ने लिखी दयालदासरी ख्यात। इसने बीकानेर के राव बीका से लेकर अनूप सिंह के तक का इतिहास लिखा था दयालदास ने। दयालदास ने कहा दयालदासरी ख्यात या बीकानेर राठौड़ वंश, बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात, ये जो ग्रंथ लिखा था ये बीकानेर के राजाओं के बारे में लिखा गया था। मुणोत नैणश्री ख्यात है, मुणोत नैणश्री ने लिखा था मुणोत नैणश्री ख्यात। जोधपुर का जसवंत सिंह द्वितीय का ये दरबारी विद्वान था जिसने लिखा था मुणोत, जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था मुणोत नैणश्री ने लिखा था मुणोत नैणश्री ख्यात। इसमें वहाँ के राजाओं का सम्मान, सफलताएं, विशेष कार्यों का इसमें विवरण देखने को मिलता है। फिर बात आती है, ख्यात हो गई, रासो हो गया और ख्यात हो गई। ख्यात के बाद में हम बात करते हैं रूपक। रूपक क्या होता है? किसी वंश अथवा व्यक्ति की विशेष उपलब्धियों का, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में कोई बात मिल रही है। ख्यातों में, रासों में भी मिलता है, लेकिन युद्धों के बारे में, कई चीज़ों के बारे में वर्णन मिलता है। ख्यात में मिलता है उस पूरे वंश की परंपराओं के बारे में। यहाँ भी वही बात है लेकिन कुछ अलग अलग फर्क है। जैसे यहाँ देखें तो उस व्यक्ति की उपलब्धियों का यहाँ वर्णन किया गया है, उसके स्वरूप को दर्शाने वाली कृति। जैसे गज गुण रूपक है, गज सिंह पर रूप गोगा देजी है, राज सिंह पर राज रूपक है। ये जो रचनाएं ये रूपक काव्य की श्रेणी में आती है, रूपक शैली के अंतर्गत आती है। रूपक और प्रकाश में ज़्यादा फर्क नहीं है। मुख्य लक्ष्य उपलब्धियों का यशोगान करना ही है। जैसे किसी वंश या व्यक्ति की उपलब्धियों या घटनाओं पर प्रकाश डालना, जैसे राज प्रकाश है, मायस प्रकाश है, सूरज प्रकाश। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, इनका नाम में फ़र्क है। बाकी रूपक में भी वही काम है जो इसमें भी उपलब्धियों का बखान किया जाता है। सास को यहाँ भी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाता है। तो राज प्रकाश है, मायस प्रकाश है, सूरज प्रकाश है। और रूपक में देखा गज गुण रूपक है, रूपक गोगा देजी है, रो है, और रूपक राज रूपक है। फिर हम बात करें शोक या मानता का दस्तावेज होता है मर्सिया। मर्सिया क्या होता है? मृत्यु के उपरांत लिखा जाता है। जबकि कल्ला रायमलोद के मर्सिये उसकी मृत्यु से पूर्व लिखे गए थे पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। उसकी जब मृत्यु होने वाली थी, जब युद्ध होने वाला था, तो उसने कहा था कि पृथ्वीराज जी आप मर्सिये लिखिए। तो पृथ्वीराज ने उससे कहा था, पृथ्वीराज राठौड़ ने, कि मर्सिये मरने के बाद लिखा जाता है। तो कल्ला रायमलोद ने कहा था, जो कोटना का, उसने कहा था कि आई एम तो बॉस
मैं आप जैसे मर्ष्य लिखोगे ना वैसे कि यश लड़ते हुए अपना मृत्यु का वर्णन करूंगा। तो जैसा पृथ्वीराज राठौर ने उसके मर्ष्य लिखी उसी प्रकार कल्ला रायमलोथ युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो रायमलोथ रे मर्ष्य में हमें देखने को मिलता है कल्ला रायमलोथ रे मर्ष्य। तो वीरता युद्ध की बातें की गई है वो राष्ट्र या ख्यात में की गई है तथा उसकी मृत्यु जब किसी राजा या किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होती है उस पर जो लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं मर्ष्य। मर्ष्य इसे होते हैं जैसे राणा जगपत राम मर्ष्य ये लिखे गए मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर लिखे गए थे राणे जगपत राम मर्ष्य। इसमें क्या होता है मर्ष्यों में व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है मर्ष्यों में। फिर हम बात करते हैं विगत के बारे में। विगत क्या होती है? ये प्रशासनिक आंकड़ों को एकत्रित करने की एक बुक होती है जिसमें हमें देखने को मिलता है विगत इतिहास की दृष्टि शासक परिवार राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का विस्तृत विवरण इसमें देखने को मिलता है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें अर्थ के बारे में जानकारी हमें ज़्यादा मिलती है। जैसे यहाँ उस परगने की जनसंख्या कितनी है, कौन सी फसल उगाई जाती है, भूमि जमीन का प्रकार और राजस्व के बारे में, सिंचाई के साधनों के बारे में उसमें विस्तृत चर्चा की गई रहती है। जैसे मुणोत रेणसी की मारवाड़ परगनारी विगत, मुणोत रेणसी जो रचना है मारवाड़ परगनारी विगत, इसमें हमें देखने को मिलती है मारवाड़ के बारे में, संपूर्ण परगनों के बारे में, जनसंख्या के बारे में, उसकी ज़मीन के प्रकार, राजस्व के बारे में, करों के बारे में, सिंचाई के साधनों के बारे में मारवाड़ परगनारी विगत में हमें जानकारी मिलती है। तो विगत होती है जिसमें प्रशासनिक जो आंकड़े हैं वो भी समाहित होते हैं, उसको हम कहते हैं विगत। फिर आती है संतवाणियाँ। संतवाणियों में जैसे आती है साकी और पर्ची। साकिया मतलब वैसे सबसे बड़ा है, साक्षी सबसे बड़ा है, मतलब मैं खुद उसका साक्षी वो मैंने खुद भी, जैसे संत कवियों द्वारा स्वयं के जो अनुभव उन्होंने खुद उनको साक्ष्य रूप में साक्षात उन्होंने उसका अनुभव किया है, जो उनको जो उन्होंने जो प्रत्यक्ष वर्णन किया अपने ज्ञान का वो कहलाता है साकी। जैसे कबीर साकी है, कबीर ने खुद ने जो अपने जीवन में जो भी उन्होंने अनुभव इकट्ठा किया, जो भी ज्ञान इकट्ठा किया उसको उन्होंने लिख दिया, तो हम कहते हैं उसको कबीर की साकी है। इसमें एक छंद का प्रयोग किया जाता है सोरठा छंद का। साकी में किसका प्रयोग किया जाता है? सोरठा छंद का। तो प्रश्न आ जाता है सोरठा छंद का प्रयोग राजस्थानी भाषा की किस शैली में किया जाता है? तो वो किया जाता है साकी शैली में। और साकी कौन क्या होती है? साकी साक्ष्य सबसे बना है जिसमें लोक संतों का या कवियों द्वारा स्वयं अपने अनुभवों का ज्ञान का वर्णन इसमें किया जाता है, प्रत्यक्ष वर्णन। पर्ची होती है संत महात्माओं का जीवन परिचय, जिसमें पद्यबद्ध रचना होती है। राजस्थानी भाषा में पद्यबद्ध रचना होती है संत महात्माओं का जीवन परिचय युक्त पद्यबद्ध रचना, जिसमें प्रसिद्ध उदाहरण देखिए पर्चियों की, जैसे संत नामदेवरी पर्ची है, कबीरी पर्ची है, संत रेदासरी पर्ची है, संत पीपारी पर्ची है, संत दादूरी पर्ची है, मीराबाईरी पर्ची है। इनमें इनका जीवन परिचय देखने को मिलता है और पद्यबद्ध रचनाएं लिखी जाती है। गद्यबद्ध रचनाएं नहीं होती, पद्यबद्ध रचनाएं होती। फिर बात आती है शिलोका। शिलोका क्या होता है? आम जन की भाषा होती है, जो आम जन जो साधारण थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके द्वारा जिनका मुख्य उद्देश्य होता है, ये जो लिखे जाते हैं श्लोका, ये साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे जाते हैं और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है जनसाधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाना, मतलब जनसाधारण की भावनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाना, उसी को हम कहते हैं श्लोका। जैसे राव अमर सिंह रा श्लोका है, राठौड़ कुशल सिंह रो श्लोका है, अजमल जी रो श्लोका है, भाटी केयर सिंह रा श्लोका है। ये राजस्थान में प्रमुख प्रसिद्ध श्लोके है, ग्रंथ है जिनमें मतलब आम जन लोग द्वारा लिखा गया था, साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा गया था। फिर हम बात करें वात। वात क्या होती है? हम कहते हैं बात करो, तो वही बात आज हम बात कहते हैं, वही बात, कोई बात कहो, कोई बात कही जाती है, उसको हम कहते हैं वात। कथा, जो कथाकार है, जो स्टोरी टेलर है, जो कथा सुनाता है, वो कथा कहता चलता है और श्रोता जो होते हैं वो बीच बीच में हुक्कार देते हैं, हाँ जी, हाँ हाँ। हम भी तो सुनते हैं दादाजी से, तो दादाजी जब कहानी सुनाते हैं, हाँ ये बात, अच्छा ये, इस प्रकार ये बात चलती रहती है, कहानी जो कहती जाती है उसी को हम कहते हैं वात। गद्यमयी भी हो सकती है वात, पद्यमयी भी हो सकती है, गद्यमय, तीनों रूपों में हमें बात देखने को मिलती है वात। इसमें जीवन, युद्ध, धर्म, दर्शन और मनोरंजन पर प्रकाश डाला जाता है। प्राचीन काल में जो भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में भी बात की जा सकती है। कहानी एक तरह से, कहानी को हम कहते हैं वात। जैसे राम अमर सिंह जी री बात है, खींचियारी बात है, पाबूजी री बात है, कानड़देरी बात है, अचलदास खींचीरी बात है। कहानियों के माध्यम से उस बात, उस चीज़ों को, उस राजा के बारे में, किसी भी राजा के बारे में जिसने महान राजा हुआ है उसके बारे में कहानी कहना, उसी को हम कहते हैं वात। फिर आती है वचनिका। वचनिका और दवावेद तुलनात्मक रूप से देखते हैं। जैसे संस्कृत के वचन सबसे बनी है वचनिका। ये एक तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है, अंत्यानुप्रास देखने को मिलता है वचनिका में।
ये पूर्णतः राजस्थानी में लिखित होती है। अचलदास खिचड़ी वचनी का है, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनी का है। ये गद्य पद्य रचना होती है और अंत्यानुप्रास का इनमें प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं वचनी का। पूर्णतः राजस्थानी में लिखी होनी चाहिए। जबकि जो दवावेत होती है वो लिखी जाती है उर्दू और फारसी में। यह भी कलात्मक गद्य रूप ही है। इसमें नायक का गुणगान किया जाता है और तुकांत और प्रभावित होता है। तो गद्य पद्य का प्रयोग इसमें भी किया जाता है, इसमें भी तुकांत का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी तुकांत का मतलब इसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये पूर्णतः राजस्थानी में होती है वचनी का, और दवावेत उर्दू और फारसी में होती है। के शब्दों की प्रचुरता में मतलब उर्दू और फारसी का भी इसमें प्रयोग देखने मिलता है। तो राजस्थानी लेकिन इसमें उर्दू और फारसी का भी प्रयोग देखने मिलता है दवावेत में। जिसमें अखेमाल देवड़ारी दवावेत है, महाराणा जवान सिंह दवावेत है, राजा जय सिंह दवावेत है। फिर हम बात करें वेली और झूलना। तो वेली और झूलना में क्या होता है? वेली में वेली और छंद का प्रयोग होता है। धार्मिक ऐतिहासिक विषय इसका होता है। उदाहरण के रूप में देखें, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखा गया वेली किशन रुक्मणी, मतलब वेली किशन रुक्मणी। किशन भगवान कृष्ण और रुक्मणी पर जो कहानी लिखी, उन्होंने कथा लिखी, उसको हम कहते हैं, जो ग्रंथ लिखा था उसको कहते हैं। इसमें वेली और छंद का प्रयोग किया गया है। और देखें तो और वेली है, दईदास जेतावत्री वेली, रतन सिंह खिवावत्री वेली। तो वेली में वेली और छंद का प्रयोग किया जाता है और धार्मिक और ऐतिहासिक होती है। जिसमें प्रसिद्ध हम देखें वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित, जिसको हम कहते हैं 5वां वेद और 19वां पुराण का है। किसने कहा है ये बताओ कमेंट करके, मैं तो बता दूंगा लेकिन तुम बताओ ये कि पृथ्वीराज राठौड़ जो है, इसकी जो वेली किशन रुक्मणी है, इसमें जो राजस्थानी भाषा ये मतलब वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा है, ये कमेंट करके इसमें बताना। आप देखते हैं आपको ये आता है नहीं आता, क्योंकि ये पढ़ते रहते हैं अक्सर पृथ्वीराज राठौड़ की ये रचना। फिर हम बात करते हैं आगे झूलना। झूलना मात्रिक छंद, मात्रिक छंद का इसमें प्रयोग किया जाता है। 24 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अंत में इसमें यज्ञण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको जब लिखते हैं उस ग्रंथ को, तो इसमें मात्रिक छंदों का, वर्णिक छंदों का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। 24 अक्षर युक्त होता है। अंत में यज्ञण का प्रयोग किया जाता है। छंदों में होता है यज्ञण, तगण, जगण, बगण, ये सारे छंदों के लिखने के तरीके होते हैं। जैसे अमर सिंह राठौड़ झूलना है, राजा अगस्त सिंह झूलना है, राव सुल्तान देवड़ा झूलणु है। फिर हम आगे बात करें तो एक आता है झमाल। झमाल क्या होता है? झमाल में पहले पूरा दोहा होता है, फिर दोहे के बीच में मध्यवर्ती पंक्तियाँ होती है, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में। जबकि 5वें चरण में जो पहला दोहा है उसका अंतिम चरण का यहाँ दोहराव किया जाता है, उसी को हम कहते हैं झमाल। ये भी विशिष्ट मात्रिक छंद में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें पंक्तियों में क्या होता है? चक्रीय दोहराव होता रहता है। जैसे पहले दोहे में प्रयोग किया गया, वही हम 5वें चरण में इसका प्रयोग करते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इसका मिलता है राव इंद्र सिंह झमाल, राव इंद्र सिंह झमाल। फिर हम संपूर्ण सारांश, जो अब तक हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जो भाषा की प्रमुख शैली हैं उनके बारे में। जैसे रासो क्या होता है? तो रासो वीरता और युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जैसे पृथ्वीराज रासो है, अमीर रासो है, सगत रासो है, बिसलदेव रासो है। फिर हम पढ़ते हैं ख्यात। ख्यात में भी राजाओं का सम्मान और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे नैणश्री ख्यात, मारवाड़ के मनोज नैणश्री लिखा था नैणश्री ख्यात। फिर रूपक, रूपक में वहाँ उपलब्धियों का, सब रूपों का ज्ञान वहाँ मिलता है। राजाओं की उपलब्धियों के बारे में वहाँ उसमें जानकारी दी जाती है रूपक में। जैसे गजगुण रूपक है, राज रूपक है। प्रकाश में भी वही होता है, उपलब्धियों का वर्णन देखने में मिलता है, उस पर प्रकाश डाला जाता है, इसलिए सूरज प्रकाश है, राज प्रकाश है। और राजा की या किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उस पर लिखे गए, उसको हम कहते हैं, लिखे गए ग्रंथ को हम कहते हैं मर्सिया, जिसमें उसके वीरताओं के बारे में, उसकी जो भी उपलब्धियाँ हैं, जो भी उसने कार्य किए हैं, उनके बारे में इसमें लिखा जाता है। जैसे रानी जगपतरा मर्सिया, महाराणा जगत सिंह पर मृत्यु के बाद लिखे गए थे रानी जगपतरा मर्सिया। फिर आती है विगत। विगत में क्या होता है? प्रशासनिक आंकड़े हुए, आर्थिक आंकड़े उसमें देखने को मिलता है। जैसे मारवाड़ा परगना विगत मुनोट नैणसी द्वारा लिखी गई थी। साकी क्या होती है? संतों का प्रत्यक्ष स्व अनुभव, जो उन्होंने स्वयं प्राप्त किया है वही अनुभव क्या कहलाता है? साकी। जैसे कबीर की साखियाँ हैं। पर्ची, संतों का पद्यबद्ध जीवन परिचय जो होता है उसको हम कहते हैं पर्ची। पर्ची में मीराबाई री पर्ची है, संत पीपारी पर्ची है, संत रेदास री पर्ची है, संत दादू री पर्ची है, मीराबाई री पर्ची है। ये प्रमुख हमें देखने को मिलती है। वाद क्या होती है? एक तरह से कहानी होती है। कहानी करने वाला होता है, सुनने वाले हाँ हाँ हुकारा लगाते हुए हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा हुकारा लगाते हैं। हुकारा युक्त संवादात्मक कहानी होती है। जैसे पाबू जी रिवात है, देव जी रिवात है, ये सब बातें होती। शिलोका, जनसाधारण की भावनाएं और समाज के
थोड़े पढ़े लिखे लोगों द्वारा ये लिखा जाता है श्लोका, जैसे अजमल जीरो श्लोको है, अमर सिंह जीरो श्लोको है। फिर आती है वचनिका। तुकांत गद्य पद रचना है, साहित्य की, राजस्थानी साहित्य की है, राजस्थानी का प्रयोग किया जाता है। अचलदास खींचरी वतनिका। उसी प्रकार उर्दू पाठ से युक्त कलात्मक गद्य राजस्थानी में होता है, लेकिन उर्दू पाठ शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता, इसलिए इसको कहते हैं दवावेद, जैसे अक्षयमाल देवड़राय दवावेद। फिर आती है वेली। वेली और छंद में धार्मिक और ऐतिहासिक काव्य होता है, या धार्मिक होगा या ऐतिहासिक, लेकिन छंद का प्रयोग किया जाता, इसलिए इसको कहते हैं वेली किस, जैसे वेली किशन रुक्मणीरी क्या आता है, वेली किशन रुक्मणीरी है पृथ्वीराज राठौड़ की। फिर आता है झुलना। 24 अक्षर युक्त होता है, अंत में यज्ञ युक्त छंद होता है, यज्ञ का प्रयोग किया जाता है। मात्रिक छंदों का इसमें अधिक प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे अमर सिंह राठौड़ का झूलना। जमाल। दोये का चक्रीय दोहराव युक्त छंद, जैसे पहले में चरण में अगर दोये का प्रयोग किया गया, उसी का 5वें चरण में वापस दोहराव देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं जमाल, जैसे राव इंद्र सिंगरी जमाल। तो ये प्रमुख 15 शैलियाँ हमने देखी यहाँ पर राजस्थानी साहित्य की। क्या होती है रासो, क्या होता है ख्यात, क्या होता है, कौन कौन से ग्रंथों को हम ख्यात मानते हैं, तो अलग अलग ग्रंथों के बारे में हमने इसमें चर्चा की। रासो, ख्यात, रूपक, प्रकाश, मर्स्या, विगत, साकी, पर्ची, वाद, श्लोका, वचनिका, दवावेद, वेली, झूलना, इनके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। फिर हम अब बात करेंगे राजस्थानी साहित्य में अब आधुनिकता आ गई। तो आधुनिकता केवल कालखंड की नहीं आई, बल्कि वैज्ञानिक और यथार्थपरक सोच भी हमें राजस्थानी साहित्य में देखने को मिलती है। इसमें जीवन का देखने का, समझने का जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन आया। वैज्ञानिक दृष्टि, तर्क और प्रमाण पर आधारित सोच पर हमें देखने को मिलती है। जनता के दुखों और रूढ़ियों पर इस पर सीधा प्रहार किया गया, उसको हम कहते हैं आधुनिक साहित्य। कल्पना से परे समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसका चरित्र चित्रण किया गया था। पहले जो कवि साहित्यकार हुए उन्होंने काल्पनिक रूप से वो कहानियों के द्वारा चीज़ों को लिखते थे, पूरी बात को सच में नहीं लिखते। फिर आई ये आधुनिक आया, इसमें कई बातें ऐसी लिखी गई, आम जीवन से संबंधित लिखी गई, सच्चाइयाँ लिखी गई, सिर्फ काल्पनिक नहीं थी, समाज की वास्तविक स्थिति का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। जैसे राष्ट्रीय चेतना के बीच अगर हम आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें तो 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के बांकीदास है, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण है, इसने राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का इसमें बीज बोया था। और हम देखें तो हिंगलाजदान, कविया और शंकरदान, सामोर ने भी जो साहित्य लिखा वो भी इसी पर आधारित था, यथार्थवाद पर आधारित था। और कवियों जैसे कवि उमरदान ने संवत 1956 जो 1900 ईस्वी में जो काल पड़ा था, उस भयंकर अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण, पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया था कवि उमरदान ने अपनी साहित्य के माध्यम, साहित्य ग्रंथों के माध्यम से। फिर बात करते हैं रामनाथ कविया ने एक रचना लिखी द्रौपदी विनय में उन्होंने नारी चेतना को जागृत किया था। उस ग्रंथ के बारे में उसने नारी चेतना को क्या किया, जागृत किया था। तो ये आधुनिक साहित्य। और देखिए तो कलम और आज़ादी, साहित्य एक हथियार बन गया था आज़ादी के लिए। तो आज़ादी के लिए कैसे बना, तो यहाँ के जो प्रमुख क्रांतिकारी है उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे और उनको माध्यम से जनता को जागृत किया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो राजस्थान के ऐसे कवि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ साथ अपनी कलम को भी हथियार बनाया, जैसे केसरी पारट ने चेतावनी या चौंगटिया लिखा था महाराणा फतेह सिंह को। विजय सिंह पथिक द्वारा लिखे गए ग्रंथ, जयनारायण व्यास ने उस समय ग्रंथ लिखे, हीरालाल शास्त्री ने लिखे, गोकुलबाई भट्ट ने लिखे और माणिक्यलाल वर्मा ने अलग अलग से पंचछिड़ा गीत लिखा उन्होंने, विजुअल एक्शन आंदोलन पर। तो इस प्रकार अलग अलग लोग इन्होंने, मतलब जो क्रांतिकारी है, इन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से भी क्या किया, आम जनता को सचेत किया, उनको जागरूक किया, उनमें क्रांतिकारी चेतना, राष्ट्रीय चेतना का उद्भव किया, बीज बोया। फिर हम बात करें जान कवि गणेशीलाल व्यास, इन्होंने आज़ादी के बाद के अपने मोहभंग को कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया था, जान कवि गणेशीलाल व्यास ने। फिर आता है रेवतदान चारण, इन्होंने सामंती शोषण के विरुद्ध अपनी रचनाओं में बताया, आमजन को जगाने का काम किया था इन्होंने, रेवतदान चारण ने। फिर हम बात करें राजस्थान के जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाने लग गया था, जिसमें हम देखें तो सर्वाधिक अगर ख्याति जिसको प्राप्त हुई वो हुई मेघराज मुकल। इसकी एक कृति थी सेनानी सरकाट दे दियो सतराणी, तो चूंडावत मांगी सेनानी सरकाट दे दियो सतराणी, ये मेघराज मुकुल ने एक सेनानी कविता लिखी थी सलूम्बर के रतन सिंह पर।
सर रतन सिंह चुंडावत ने जब अपनी पत्नी को युद्ध में जाते समय कहा था कि तुम अपनी सेनानी दे दो, तो उसकी पत्नी सैल कंवर ने, अभी जो नवविवाहिता थी, उसने अपना शीश काट के दे दिया था कि अगर आप युद्ध में जाओगे तो मेरी सेना ने देख देख के मुझे याद करोगे और अच्छे से युद्ध नहीं कर पाओगे, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे जो पति है वो क्या नहीं को, जो राजा जी है, जो सामंत है, ये क्या ना करे, वहाँ युद्ध में अच्छे से युद्ध ना कर पाए, किसकी वजह से, मेरी वजह से। इसलिए उन्होंने सर काट के दे दिया और कहा कि ये लो मेरा सर, अब आराम से युद्ध करो। और उस युद्ध में उन्होंने क्या वीरता दिखाई थी, रतन सिंह चुंडावत ने औरंगजेब को एक पग आगे नहीं बढ़ने दिया था, जब तक राज सिंह ने यहाँ विवाह नहीं कर लिया था किशनगढ़ की चारुमती से। अजमेर के पास ये युद्ध हुआ था और उसमें भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो उन पर आधारित ये मेघराज मोकल ने एक सेना ने लिखी थी कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो सतरानी। तो ये एक समय, उस समय की बात है जब ये कविता लिखी गई थी ना, ये कृति लिखी गई थी। तो उस समय सम्मेलनों में जो सर्वाधिक कवि सम्मेलन हुए उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय कविता बनी थी सेनानी। फिर आते हैं सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश ने एक कविता कृति लिखी थी राधा 1960 में। मौलिक और गैर पारंपरिक सोच पर आधारित थी, युद्ध विरोधी ये भावना पर आधारित ये करती थी राधा। इसमें सत्य प्रकाश जोशी लिखते हैं, राधा को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, ये संदेश कहते हैं कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में ये खड़े दिखाई देते हैं। कौन? सत्य प्रकाश जोशी। फिर आता है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी धरती धोरारी। कौन सी लिखी? धरती धोरारी। राजस्थान का आदर्श और गौरव गान इसमें देखने को मिलता है कि धरती धोरारी, ये हम गाना अक्सर सुनते हैं ना, तो ये कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया था धरती धोरारी। गहरी नींद में सोई आत्मा को जगा देता है, ये ऐसा ग्रंथ है। इन्होंने कन्हैयालाल सेठी ने और भी ग्रंथ लिखे, जैसे मिंजर है, लीलटांस है, ये प्रमुख इनके ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कन्हैयालाल सेठी, धरती धोरारी, मिंजर, लीलटांस, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। सत्य प्रकाश जोशी कौन सा है? राधा। फिर हम बात करते हैं तो 7वें दशक के बाद में मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविताओं पहला दौर चला, जिसने साहित्य को नई ऊंचाइयों तक प्रदान की। 7वें दशक का मतलब हो गया 1970 के आसपास की बात है। उनमें जैसे पारस अरोड़ा का जुड़ाव है, गोवर्धन सिंह शेखावत का गांव है, गोवर्धन सिंह शेखावत ने लिखी गांव। तेज सिंह जोधा ने लिखा कटई की बेगी है, कटई की बेंगी है। मणि मधुकर की है सोजती गेट, पग पेरो इनकी साहित्यिक रचना है। हरीश बादाणी की है बोले सन्नाटो, बाता में भूगोल। चंद्र प्रकाश देवल की है फागी कावड़ मार्ग। अर्जुन देव चारण की है रिंदरोई। मालचंद तिवाड़ी की उत्तरियो है आबो। ये प्रमुख रचनाएं हैं। फिर बात करें शिवचंद भरतिया के बारे में, तो गद्य शैली, गद्य साहित्य का प्रथम आधुनिक जो साहित्यकार है, अगर हम राजस्थानी गद्य साहित्य के प्रथम आधुनिक कथाकार अगर माने तो ये है शिवचंद भरतिया, जिन्होंने कथाएं लिखी थी, आधुनिक कथाएं लिखी थी, आधुनिक कथाकार को माना जाता। फिर हम बात करें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इन्होंने अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियों का सर्जन किया है, जिसमें आती है मांजल रात है, अमोलक वाता है, मुम्मल है, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, केरे चकवा बात। ये इनकी प्रमुख ग्रंथ है। मांजल रात है, अमोलक वाता है, मुम्मल है, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, केरे चकवा बात, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आती है राजस्थानी कथा साहित्य, जिसमें आगे हम बात करते हैं इनमें और कथाओं के बारे में। जैसे विजयदान देता की बीजी नाम से एक कविता कहानियाँ लिखते थे। इनकी और भी है, जैसे बातारी फुलवारी है चौदह खंडों में। राजस्थान की यत्र बत्र बिक्री लोक कथाओं का इन्होंने अद्भुत संकलन किया, जिसमें बातारी फुलवारी जो 14 खंडों में है। इन पर इनकी एक कविता है दुविधा, इसकी जो इनकी जो रचना है दुविधा, इन पर एक पहेली नामक फिल्म भी बन चुकी है। इनकी करती है दुविधा और उस पर पहेली नामक फिल्म बन चुकी है। और इनकी देखिए चौधरायन की चतुराई है। ये चौधरायन की चतुराई पाठ को सर्वाधिक पसंद आई थी, चौधरायन की चतुराई। इसके अलावा उलझन है, अलेकू हिटलर है, सपन प्रिया है, अंतराल है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो विजय देवदान बीजी जी, इनको बीजी नाम से भी जाना जाता है। बातारी फुलवारी की 14 खंडों में, जिसने राजस्थान की तत्र बिखरी हुई जितनी भी बातें हैं, इन लोक कथाओं को इकट्ठा किया, इसका संकलन किया बातारी फुलवारी में। एक है दुविधा, जो जिस पर पहली नामक फिल्म बन चुकी है। फिर आती है चौधरायन की चतुराई, जो पाठकों द्वारा अत्यधिक पसंद की गई रचना है इनकी।
जो कथा है मतलब कथा साहित्य है, कथा है, उलझन है, अलेकू हिटलर है, सपन प्रिया है, अंतराल है, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हमें देखने को मिलती है राजस्थानी साहित्य में। फिर आता है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, इनकी कृतियाँ आती है जमारो है, समंद अरथार है, हूँ कोरी किण प्यूरी, जोग संजोग है, चांदा सेठानी, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है, उपन्यास और कहानियाँ हमें देखने को मिलती है। नतमल जोशी की अगर बात करें तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी, जो उपन्यास और कहानियाँ लिखी, तो इनमें आती है परन्योड़ी कंवारी, आव्य पटकी, धोरारो धोरी, एक बीननी दो बींद, इनकी प्रमुख उपन्यास और कहानियाँ है परन्योड़ी कंवारी, आव्य पटकी, धोरारी धोरी, एक बीननी दो बींद। बाकी हम बात करें तो और भी अलग अलग हमारे कथाकार हुए हैं, जैसे नरसिंह राजपुरोहित है, अन्ना राम सुदामा है, रामेश्वर दयाल श्रीमाली है, मनोहर शर्मा है, सांवरी दैया है, ये प्रमुख राजस्थानी साहित्य के कथाकार हुए हैं। फिर राजस्थानी साहित्य में पत्रकारिता उपयोग हमें देखने को मिलता है। पत्रकारिता जैसे बीकानेरी वातावरण, बीकानेर की वातावरण, ये हरीश बाधानी द्वारा जागती जोत, राजस्थान संगीत वो साहित्य अकादमी द्वारा जागती जोत पत्रिका निकाली जाती है। अजमेर की लहर, प्रकाश जैन द्वारा एक अजमेर से निकाली गई पत्रिका है। उदयपुर की बिंदु, मधुमती, ये राजस्थान साहित्य में है। अजमेर, उदयपुर की बिंदु, मधुमती। अलवर की कविता, ये भागीरथ भार्गव द्वारा निकाली गई। भरतपुर की ओर, ये विजेंद्र द्वारा ये पत्रिका निकाली गई। कांकरोली की संबोधन, ये कमर मेवाड़ी द्वारा ये पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था। और भी राजस्थान की मुख्य पत्रिकाएं में देखने को मिलती है, जलम्बोम है, जानकारी है, ओलमू है, लाडेसर है, राजस्थली है, मरुवाणी है चंद्र सिंह द्वारा, हरावल है सत्यप्रकाश जोशी द्वारा, ओणियो है किशोर कल्पना कांत द्वारा। बाकी राजस्थानी है, इसलाट है, जामल है, राजस्थानी एक हेलो है, डीड है, अपरंश है, ये राजस्थान की प्रमुख क्या है पत्रिकाएं हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ अध्ययन किया राजस्थान की भाषा और साहित्य के बारे में। इसमें हमने राजस्थान के उद्भव, विकास, इसकी प्रमुख बोलियों के बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। तो इस प्रकार हमने आज जो चर्चा की थी वो की थी हमने राजस्थान की बोलियों के बारे में, राजस्थान की जो भाषा है उसकी और उसका साहित्य है राजस्थानी भाषा का, उसके बारे में हमने बात इसमें अध्ययन किया है। जिसमें राजस्थान की भाषाओं की, जैसे राजस्थानी भाषा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा अपभ्रंश से मानी जाती है, सर्वाधिक मत प्रचलित है, इसका विकास किन किन चरणों में हुआ। हमने 4 चरण देखे थे। प्रारंभिक चरण देखा था, भक्ति काल देखा था, आधुनिक काल देखा था, रीतिकाल देखा था। फिर हमने बात की इसकी प्रमुख बोलियां, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, मालवी, वागड़ी, मेवाती, इन प्रमुख बोलियों के बारे में हमने अध्ययन किया। फिर हमने राजस्थानी शैलियों के बारे में इसमें अध्ययन किया, जिसमें राजस्थान की प्रमुख शैलियों के बारे में हम देखे तो जैसे ख्यात है, रासो है, विगत है, वचनिका क्या होती है, दवावेद क्या होती है, झूलना क्या होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। विगत क्या होती है, वचनिका क्या होती है, वेली क्या होती है, इनके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। फिर हम बात करें तो हमने प्रमुख राजस्थानी साहित्यकारों के बारे में अध्ययन किया, कौन कौन साहित्यकार हुए, उनकी कौन सी रचनाएँ हैं। फिर हमने आगे बात की तो हमने बात की राजस्थानी में प्रमुख पत्रिकाएँ निकलती है उनके बारे में इसमें अध्ययन किया। तो आज इसमें हमने इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद।